गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपको वेक्टर का पहले बच्चे सब ने वेक्टर का लगभग थ्योरी कंप्लीट कर लिया। अब आज से वेक्टर का हम न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स कुछ टॉपिक बताते हुए क्वेश्चन सभी 5-6 क्लास हम वेक्टर का करवाएंगे। प्रॉब्लम सेशन सब हम वेक्टर का करवाएंगे, बहुत अच्छा प्रॉब्लम करवाएंगे। उसके पहले एक छोटा छोटा टॉपिक हम पढ़ लेते हैं। जैसे टॉपिक का नाम है लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम एक तरह से अभी बता दे रहे हैं, थ्योरी बस अभी बता करके निकल जाएंगे आगे। अभी इस पर क्वेश्चंस यूज ज्यादा नहीं करेंगे। और कि लामीज थ्योरम जब हम एनएलएम पढ़ा रहे होंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा रहे होंगे, जब हम फोर्सेज का कॉन्सेप्ट दे रहे होंगे, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट दे रहे होंगे, वहां पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से आपको समझ में आएगा, आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। समझ में आ रहा है ना? ठीक, अभी केवल आप जान जाओ कि लामीज थ्योरम होता क्या है। तो लामीज थ्योरम कहता क्या है कि जब एक पॉइंट पे तीन फोर्स काम कर रहा होगा, जब एक पॉइंट पे तीन फोर्स काम कर रहा होगा और वो सब कोप्लेनर होगा, मतलब एक ही प्लेन पे होगा। एक पॉइंट पे तीन फोर्स काम कर रहा हो, कोप्लेनर हो और वो सब इक्विलिब्रियम में हो। तुम बोलेगा सर इक्विलिब्रियम क्या है, अभी तो इक्विलिब्रियम पढ़े में नहीं बाबू, ये सारा टॉपिक हम एनएलएम में पढ़ाएंगे। लेकिन वेक्टर के हम कुछ बुक्स में दे देता है, तो ऐसा ना हो कि कोई बच्चा बोल दे कि सर टॉपिक एस्केप कर गए, इसलिए हम अभी पढ़ा दे रहे हैं। वेक्टर में सब खास जानना जरूरी नहीं है, ये सब हम एनएलएम में पढ़ाएंगे। लेकिन ऐसे हम बता दें कि जैसे मान लो ये चौक है, इधर से भी 10 न्यूटन फोर्स से अगर हम खींचे और उधर से भी 10 न्यूटन फोर्स से खींचे, तो चौक ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, चौक अपने जगह पर मेंटेन रहेगा, रेस्ट में रहेगा। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन कंडीशन बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब कि जब बैलेंस स्थिति में हो कंडीशन, वही इक्विलिब्रियम का होगा। तो मान लो कि जब एक पॉइंट पे तीन फोर्स काम कर रहा हो, ठीक है, मान लो जैसे कि एक फोर्स का नाम हमने इधर दे दिया F1, ठीक है, एक फोर्स का नाम हमने इधर दे दिया F2, और मान लो एक फोर्स का नाम हमने इधर दे दिया F3। तो आपको सिंपल कॉन्सेप्ट दिमाग में लगा लो कि यहां पर तीन फोर्स काम कर रहा है एक ही प्लेन के ऊपर। F1, F2, F3, एक पॉइंट पे तीन फोर्स काम कर रहा हो डिफरेंट डायरेक्शंस में, और कोप्लेनर हो और इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब कि हर डायरेक्शन में बैलेंस फोर्स काम कर रहा हो। ये सब न्यूटन्स लॉ में समझ में आएगा, केवल अभी थ्योरी लिख कर रख लो। अभी वेक्टर का इसका हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक। और उसके बाद मान लो एंगल्स दे दे, जैसे मान लो ये एंगल अल्फा दे दे, सिंपल कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं। मान लो ये एंगल बीटा दे दे, और मान लो ये एंगल हमें गामा दे दे, कोई दिक्कत? तो क्या कहा जाता है कि F1 प्रोपोर्शनल होगा सामने वाले एंगल के, साइन अल्फा के, ठीक है। F1 के सामने वाला एंगल अल्फा है, तो F1 हमेशा साइन, इसी को टॉपिक को लामीज थ्योरम को बहुत सारी किताब में साइन लॉ भी बोलते हैं, साइन लॉ। तो यही कहा जाता है कि F1 प्रोपोर्शनल होगा किसके? साइन अल्फा के। F2 प्रोपोर्शनल होगा किसके? साइन बीटा के। F2 प्रोपोर्शनल साइन बीटा के। और F3 प्रोपोर्शनल होगा किसके? साइन गामा के। कैसे? देख लो, F3 के सामने गामा है तो साइन गामा, F2 के सामने बीटा है तो साइन बीटा, ऐसे करके लिख लिए। यानी F1 प्रोपोर्शनल साइन अल्फा, F2 प्रोपोर्शनल साइन बीटा, F3 प्रोपोर्शनल साइन गामा। अब सबको ढंग से लिख लेंगे तो क्या लिखेंगे? F1 इक्वल टू के साइन अल्फा, F2 इक्वल टू के साइन बीटा, F3 इक्वल टू के साइन गामा। ये मेरा पहला इक्वेशन, ये मेरा दूसरा इक्वेशन, ये मेरा तीसरा इक्वेशन। ठीक, अब इसका रेशियोस निकाल लोगे और रेशियो निकाल के हम फाइनल कंक्लूजन पे आ जाएंगे, जो हमारा रिजल्ट आने वाला होगा निकल जाएगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तीनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या लिख सकते हो कि F1 बाई साइन अल्फा, F1 बाई साइन अल्फा, यहां देख, F1 बाई साइन अल्फा इक्वल टू के, पहला इक्वेशन से। F2 बाई साइन बीटा इक्वल टू के, वैसे ही F3 बाई साइन गामा इक्वल टू के। ये सब कांस्टेंट हो जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट इक्वल राइट इक्वल कर देते, क्या हो जाएगा? F1 बाई साइन अल्फा इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इक्वल टू
F3 बाई साइन गामा हो गया। इसी को हम बोलते हैं लामीज थ्योरम। इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत होगा नहीं, बड़ा सिंपल है भाई। अब इसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट, इसमें इक्विलिब्रियम क्या है, इस पर क्वेश्चंस कैसे अप्लाई करेंगे, तो जब तक फोर्स नहीं पढ़ेंगे कैसे बनेंगे, ये हम एनएलएम में इस पर हम चर्चा कराते हैं। लेकिन कुछ बुक्स में होता है, अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो बच्चा मेरे सामने है नहीं, इसलिए बच्चा को लगे टॉपिक स्किप करके, इसलिए मैं अभी पढ़ा दिए। ठीक, अब इसका हम वेक्टर का क्वेश्चंस करवाते हैं, जल्दी लिख लीजिए, 5 मिनट 5 सेकंड का समय देना है। अब क्वेश्चन का कुछ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट देना है वेक्टर में, तो उन कॉन्सेप्ट्स को देने के पहले हम आपको कुछ कुछ बात बताते चलेंगे, समझ में आ रहा है ना, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। पहला कॉन्सेप्ट क्या देंगे, तो देखो पहला कॉन्सेप्ट हम देंगे कि आपको हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाए थे दो वेक्टर का, तो आई डॉट आई इक्वल टू 1, आपको याद होगा जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1 पढ़ाए थे, और बताए थे कि आई डॉट जे इक्वल टू 0, जे डॉट के इक्वल टू 0 और के डॉट आई इक्वल टू 0। याद होना चाहिए कि आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1, आई डॉट जे इक्वल टू 0, जे डॉट के इक्वल टू 0, के डॉट आई इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट आपको हमने दे चुका है। इस कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको अच्छे समझ में आ रहा है। बोलेगा यस सर, ठीक। अब ये कॉन्सेप्ट जब आपको अच्छे समझ में आ रहा है कि आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 होगा, ये सिमिलर। उसका क्रॉस में पढ़ाए थे कि आई डॉट जे, सिमिलर में बात करें क्रॉस की, तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये आपका 0 होता है, और दो अलग अलग का क्रॉस करते हैं तो तीसरे के बराबर होता है। उसको बेटा तो क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालना सिखाए थे कि डिटरमिनेंट मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। जैसे हम बताए थे कि मान लो कोई दे दे वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, याद होना चाहिए। और हमने बोला था वेक्टर b इक्वल टू मान लो दे दे 3i प्लस 4j प्लस 5k। मान लो हमने बोला कैसे दे दिया, और बोला कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b करो। ठीक, तो मान लो कि जब बोला कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b करो, इसमें जब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो सिंपल कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पर लगाएं कि a क्रॉस b अगर बोला करने को, तो a क्रॉस b तो हम आराम से कर सकते थे। हम क्या बोलते थे कि i लिख लो, j लिख लो, k लिख लो, फिर हम बोलते थे i के साथ प्लस, j के साथ माइनस और k के साथ प्लस। ये हो गया i के साथ, हम क्या बोलते थे i के साथ प्लस, j के साथ माइनस और k के साथ प्लस। तो i के लिए हम क्या लिखते थे 2 3, j के लिए क्या लिखते थे 3 4, k के लिए क्या लिखते थे 4 5। हो गया। फिर हम क्या बोलते थे कि सबसे पहले हम फिर क्या बोलते थे, सबसे पहले i लिखो, तो i के लिए क्या बोलते थे कि i प्लस i लिख करके और ऐसे सामने वाले को ढक दो, याद होना चाहिए। लिखते थे कि 3 4 4 5, आपको याद होगा। फिर बोलते थे j, तो j के साथ माइनस, फिर क्या बोलते थे सामने वाले को ढक दो, तो 2 4 3 5, यानी 2 4 3 5। हम तेज बोल रहे हैं क्योंकि हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, अभी रिवीजन करवा रहे हैं। और प्लस k कैप होता था तो क्या बोलते थे, सामने वाले को ढक दो तो क्या हो जाएगा 2 3 3 4। और हम बोलते थे क्रॉस गुना कर लो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे क्रॉस करके घटा करके लिखो। पिछला वीडियो में देख लोगे। मतलब हमको पता होना चाहिए कि a क्रॉस b आपको आ रहा है, और डॉट तो आराम से निकल जाएगा, सामने सामने गुना करो 1 होगा, अलग अलग 0 होगा। हम तो सिखाए थे सब, मतलब उम्मीद कर रहा हूँ इतना बोले हैं। लेकिन बच्चा सबको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालना सिखाए थे। अब बात उठता है कि मान लो कि 3 वेक्टर अगर दे दे, जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट तक पढ़ाए थे 2 वेक्टर का, अब मान लो 3 वेक्टर का कॉन्सेप्ट दे दे, ट्रिपल प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, और वहां अगर क्वेश्चन बनाने को बोला जाए बच्चों को, तो वहां बच्चा सब उलझ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आज जो हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वेक्टर का, ट्रिपल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। ठीक, तो पहले हेडिंग बना लो ट्रिपल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, हेडिंग बना लो ट्रिपल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर।
हेडिंग बना लो ट्रिपल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर। ठीक, कोई पूछेगा ट्रिपल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो पहले फॉर्मूला याद कर लो, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू होता है 0। पहले फॉर्मूला याद कर लो, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू होता है मेरा 0। ठीक है, ये क्यों 0 होता है ये भी देख लो। मान लो कोई 3 वेक्टर ले लिए, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी और एक वेक्टर सी। तो गौर करो, ए और बी का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहें तो तीसरे वेक्टर, आपको हम पढ़ाए थे कोई भी 2 वेक्टर का क्रॉस, आपको ये थ्योरी याद होगा, हम पढ़ाए थे कि ए क्रॉस बी हमेशा सी कैप के बराबर होता है, आपको याद होगा। हम बताते कोई भी 2 वेक्टर का क्रॉस करेंगे तीसरे के बराबर होता है। अगर जो लोग नहीं समझ में आ रहा होगा लेक्चर, वो मेरा वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर किए हो पूरा डायरेक्शन वगैरह। हम फिगर फिर बनाते हैं, तो मान लो अगर यहाँ कोई फिगर बनाए तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो यहाँ पर आप सिंपल कॉन्सेप्ट लगाइए और ये एंगल थीटा है। तो अगर कोई बोलेगा कि 2 वेक्टर का अगर क्रॉस करिए, बोला कि कोई 2 वेक्टर का क्रॉस करिए, तो हम आपको सिखाते थे कि जो पहले लिखा उस पे दाहिने हाथ को ले जाओ और बाद वाले पे मोड़ के ले आओ ऐसे। तो सी बाहर की तरफ हुआ, बाहर की तरफ आउटवर्ड। तो यहां पर भी एक तरह से देखा जाए तो ए बी और ये सी जो है यहाँ पर वैसे दिखा दिए, लेकिन 3D फिगर में ये भी सी भी तो बाहर की तरफ ही होगा। तो जब दोनों बाहर की तरफ होगा मतलब आउटवर्ड हुआ, एक ही प्लेन में हुआ। और वहां तो आप पढ़े हैं कि जब दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो 2 का सेम डायरेक्शन में है, तो वहां पर कोई भी 2 सिमिलर वेक्टर का क्रॉस 0 होता है। वैसे ही आई क्रॉस आई क्या हो जाता है 0। तो दोनों जब एक ही प्लेन पे होगा और उसका क्रॉस करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट है। ऐसे आपको ये सब बात 12th के मैथ्स में मैथ्स वाले सर अच्छे से क्लियर करेंगे, लेकिन अभी आपको हम जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि न्यूमेरिकल वगैरह एडवांस लेवल का अगर मिले तो आपको इसी फॉर्मूला सॉल्व करना है। आप सीधे याद रखो कि ट्रिपल प्रोडक्ट में होता है फॉर्मूला कि ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और इसका मेरे बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन कैसे मिलता है तो वो देखो, जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लें, कोई बच्चा ग्रुप में पूछा था कि वेक्टर ए इक्वल टू, पहले ही पूछ दिया, बोले बच्चा हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। मान लो वेक्टर ए इक्वल टू दे दिया 2i प्लस 2j माइनस 2k। ठीक, वेक्टर बी इक्वल टू दे दिया 5i प्लस yj प्लस k, और वेक्टर सी इक्वल टू मान लो दे दिया i प्लस 2j प्लस 2k, और बोला कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, कोप्लेनर वेक्टर्स है। और बोला कि ये कोप्लेनर वेक्टर है। कौन प्लेनर वेक्टर है, कोप्लेनर। अगर बोला कि ये कोप्लेनर वेक्टर है तो वैसी स्थिति में इस y का वैल्यू बताओ, वैल्यू ऑफ y बताओ, कोई दिक्कत। तो हम क्या थ्योरी पढ़े हैं कि जब भी ऐसा देगा तो ये थ्योरी लगाएंगे, इसको ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। ये 12 के मैथ्स में पढ़ना है, लेकिन एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में मैथ वाले बच्चों को यहाँ दिमाग में रखना। तो हम क्या दिमाग में रखेंगे कि बी क्रॉस सी कर लेंगे और उसको ए डॉट के साथ गुना कर लेंगे तो काम बच जाएगा। तो बी क्रॉस सी हमें निकालने आता है, तो पहले हम बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं बच्चों। तो बी क्रॉस सी निकालना है तो आई जे और के हम सिखाए थे बी क्रॉस सी कैसे निकालते हैं। बॉक्स में पहले लिख लिए, आई के साथ प्लस, जे के साथ माइनस और के के साथ प्लस। आई के साथ क्या क्या लिखा हुआ है, बी क्रॉस सी है ना, तो बी और सी के साथ है। तो आई के साथ 5 और आई का मतलब कुछ नहीं था, यहाँ 1 लिख दो। तो क्या लिखेंगे, बी के साथ आई के लिए 5 और 1, जे के लिए y और 2, और के लिए 1, के साथ कुछ नहीं तो 1 तो लिख सकते हैं, 1 और 2 ऐसा लिख लिया। पहले खुद देख लो, मेरे समझ से कोई दिक्कत तो नहीं होगा। आई जे के ले ली, बोलेगा हाँ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, क्वेश्चन तो यही होगा, बी क्रॉस सी करना है। ठीक है, इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ले लिए। चलो ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब मान लो कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम आपको सिखाते थे कि पहले क्या कर लो, पहले आई वाले को लिख लो प्लस और सामने ढक दो। तो क्या लिखेंगे, y और 1, 2 और 2, बोलेगा यस सर। फिर जे वाले को लिख लो, जे के साथ सिंबल माइनस, तो माइनस दो, सामने वाले को ढक दो तो क्या हो जाएगा 5 और 1,
1 और 2, ठीक। फिर क्या लिख लो, प्लस के लिख लो, सामने वाले को ढक दो तो क्या हो जाएगा 5 और y 1 और 2। तब क्या होगा, क्रॉस गुना करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो क्या हो जाएगा i, तो 2y माइनस 2, फिर माइनस j, तो 5 2 जा 10 माइनस 1 प्लस के, तो 5 2 जा 10 माइनस y। आपको क्रॉस प्रोडक्ट करने आता है बच्चे को, बोलोगे यहां, तो क्या हो जाएगा ये 2y माइनस 2 आई कैप माइनस 10 में से 9 यानी माइनस 9 जे कैप प्लस 10 माइनस वाई के कैप। तो बता, ये मेरा b क्रॉस c आ गया, ये मेरा क्या आ गया, तो वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c। तो वेक्टर b क्रॉस c आ गया। अब a डॉट कर देना उससे, मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। बोलो, तुमको हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, जो लिखना है जल्दी लिखो, फिर हम कैसे a डॉट करेंगे सो बता रहे हैं, ठीक। जल्दी लिखो, लिख लिया होगा। चलो, अब a डॉट करना है, तो a का वैल्यू कितना है, पहले वो लिख ले। a का वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, 2y 2j माइनस 2 के, 2y 2j माइनस 2 के, a का वैल्यू हो गया। तो खुद सोचो, a डॉट b क्रॉस c, तो b क्रॉस c मेरा ये आया है, a डॉट करना है तो पहले a लिख ले, तो बड़ा आसान है, 2i 2j माइनस 2k, ठीक। a डॉट b क्रॉस c, तो क्या होगा 2y माइनस 2 आई कैप माइनस 9 जे कैप प्लस 10 माइनस वाई के कैप। तो a डॉट b, तो i डॉट i1 हम जानते हैं, इसके बस i क्यों करते चले जाओ सामने सामने, i डॉट i1, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4y माइनस 4, ठीक। फिर j डॉट j1, तो 9 दूनी 18 माइनस 18, फिर k डॉट k1, तो माइनस 2 और 10 तो माइनस 20, और माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 2y इक्वल टू पूरा के किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, क्योंकि थ्योरी a डॉट b क्रॉस c किसके बराबर होता है, 0। ये पूरा किसके बराबर होगा, 0, ये 0 के बराबर होगा। तो 4 2 6y माइनस इधर 20 10 30 18 42 42 इक्वल टू 0, तो 6y इक्वल टू 42, तो y इक्वल टू क्या होगा 7। कोई डाउट है क्या इसमें, तो बोलोगे नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हाँ, ट्रिपल प्रोडक्ट पे कैसे क्वेश्चंस करते हैं समझ में आ रहा होगा पक्का 100%। इस पे क्वेश्चन और करवा देते हैं, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। जल्दी लिखो पहले इसको, 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और ऐसे देते हैं, कर लो।
ये दे दिया, बोला कोप्लेनर वेक्टर्स है। जब ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो बोल रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सी, सॉरी बी का वैल्यू निकालना। तो आराम से वही थ्योरी, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 होता है। थ्योरी को लगाइएगा और आराम से बी नाम से हो जा रहा है, इसको एक्स मान है। ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 हुआ, थ्योरी लगा के यहां से एक्स का वैल्यू निकालो। आसान है, ये क्वेश्चन लिख लो, अपना घर पे करना, व्हाट्सएप ग्रुप में बना करके भेजना, ठीक है। अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट देंगे, पहले बना लो। ठीक है, जल्दी नोट करो इसको। हो गया, चलो आगे देखो। अब मान लो कि ऐसा कॉन्सेप्ट दे दे, अपने सीट वगैरह भी जब मिलेगा तुम लोगों को कोचिंग खुलने पे, उसमें ये सब ढेर सारा क्वेश्चंस होगा। हम जो भी पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन में, कोचिंग जब भी जिस अक्टूबर में खुले, नवंबर में खुले, जब भी ऑफलाइन खुलेगा तो पूरा टॉपिक रिवीजन करवा के अपने कोचिंग का मॉड्यूल हम बनवाएंगे। लेकिन अभी एससी वर्मा का बुक खरीद लेना, आज रात से हम एससी वर्मा से आपको होमवर्क देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मान लो अगला कॉन्सेप्ट आते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कि मान लो दे दिया वेक्टर p इक्वल टू 2i माइनस bj प्लस 2k, ठीक। जो ग्रुप्स में बच्चे ने डाउट पूछा उसी डाउट्स को ले लेकर एग्जांपल बना के पढ़ा रहे हैं, बच्चों को मजा आए पढ़ने में। q इक्वल टू मान लो i प्लस j प्लस k दे दिया, मान लो दे दिया, कुछ न दिया तो सबके साथ मान लो 1i 1j 1k। मान लो कोई दो वेक्टर दे दिया, कोई दिक्कत। और क्या बोल रहा है कि बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। बोल रहा है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। बोल रहा है कि बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। और तब वैसी स्थिति में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ बी, ठीक। तो आप याद रखिएगा, आपको यहां भी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा लोग बहुत लंबा लंबा प्रोसेस से बनाएगा। हम एक ट्रिक देते हैं, ट्रिक याद रखिएगा, हम बोलेंगे आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेक्टर ये दे देगा, दूसरा वेक्टर ये दे देगा, और बोलेगा कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो मान लो बोला कि बी का वैल्यू निकालो, होगा कोई दिक्कत। तो आप मेरा ट्रिक याद रखिएगा कि जब भी कोई दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, याद रखना कि व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, when two vectors are parallel to each other, then ratio of I cap, j cap and k cap are same। कहा जा रहा है कि जब भी दे देगा कि कोई दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, तो आई कैप का रेशियो, जे कैप का रेशियो और के कैप का रेशियो ऑलवेज क्या होगा, सेम। जैसे इस क्वेश्चन में ही ट्रिक हम बना देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन का ही आंसर हम यहां से अगर बना दे तो देखो क्या बोल रहा है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, तो आई कैप का रेशियो क्या होगा, p बाई क्यू अगर कर लो तो आई कैप का रेशियो क्या होगा 2/1, जे कैप का रेशियो क्या होगा तो -b/1, खुद से देख लो। और के कैप का रेशियो क्या होगा 2/1, और ये सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये थ्योरी आप याद रखिएगा। ये जब बराबर होगा
तो माइनस इधर ले जाओ या इधर ले जाओ, b इक्वल टू क्या निकल जाएगा -2। ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी जब भी ध्यान में रहे कि इस टाइप का प्रॉब्लम मिले तो डरना नहीं है, चेक कर लेना है कि अगर दो वेक्टर क्वेश्चन में लिख रहा है कि एक दूसरे के पैरेलल होगा तो उसके सिमिलर यूनिट्स यानी आई आई जे और के का रेशियो आपस में हमेशा बराबर होगा। यानी यहाँ आई आई का रेशियो, जे का रेशियो, के का रेशियो आपस में क्या बराबर होगा। लिखेंगे वेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन रेशियो ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप आर सेम। बोल क्लियर है? उम्मीद करूंगा ये भी ट्रिक आपके दिमाग में गया, इसको दोबारा प्रैक्टिस कराने का जरूरी नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। ठीक है, आप इसको लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हम अगला क्वेश्चन लिख पाते हैं, अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, इसको नोट कर लो। पहले 10 सेकंड का समय ले, 10 से 15 सेकंड का हम समय दे रहे, जल्दी नोट कर लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करवाते हैं। देख ले वीडियो में बोलना नहीं ना रहा है। नहीं चलो फाइन है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। 2 forces equal to P and 2P, 2 forces equal to P and 2P Newton acts on a particle. 2 forces equal to P and 2P Newton acts on a particle. If the first be double and second be increased by 20 Newton and second be increased by 20 Newton, the direction of the resultant is unchanged. Find the value of P. बड़ा आसान क्वेश्चन है, सुन ले मेरी बात। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो फोर्स दिया है, एक फोर्स का वैल्यू P है, दूसरे फोर्स का वैल्यू 2P है। बाद में क्या बोल रहा है कि पहले वाला फोर्स बाद वाले फोर्स का दुगना हो जा रहा है, मतलब पहले वाला फोर्स बाद में 2P हो जा रहा है और बाद वाला फोर्स 20 टाइम बढ़ जा रहा है, मतलब 2P में +20 इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि इस वैसी स्थिति में हमें रिजल्टेंट निकाल के दिखाओ। चलो गौर करो, जैसे मान लो तुम लोग को पढ़ाए थे रिजल्टेंट इक्वल टू, हम पढ़ाए थे √a² + b² + 2ab cos थीटा। तुम लोग मेरा वीडियो देखना वेक्टर का, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जहां वेक्टर को जोड़ना सिखा रहे थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वहां हमने रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला दिया था r = √a² + b² + 2ab cos थीटा, और वहां एंगल निकालने का फॉर्मूला दिया था, डायरेक्शन निकालने का, tan α = b sin थीटा बटा a + b cos थीटा, हम आपको वहां बताए थे। ठीक है, तो यहां पर पहले हम फॉर्मूला लिख दें। जैसे मान लो कि यहां बोल रहा है कि एक वेक्टर मान लो P है, यानी एक फोर्स P है, दूसरा बोल रहा है कि एक 2P, मान लो 2P, तो दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट फोर्स यहां होगा। तो मान लो कि ये उस वक्त इससे अल्फा एंगल बना रहा है जो क्वेश्चन में होता था, और ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो वहां डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला हम आप लोगों को पढ़ाए थे, tan α = b sin थीटा बटा a + b cos थीटा, आपको याद होना चाहिए। तो यहां जब हम सेट करेंगे तो tan α = क्या हो जाएगा, b sin थीटा, तो b यानी कि क्या है यहाँ पर 2P sin थीटा, a यानी कि P मैग्नीट्यूड, और b cos थीटा यानी 2P cos थीटा, और ये लिख के इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला तो नहीं जानते थे आप लोग, 2P sin P + 2P। बोलो इसमें कोई डाउट तो बोलोगे नहीं, ठीक है, अच्छी बात। अब बाद में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो बाद में क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि ये वाला फोर्स P से अब बदल के 2P हो गया है, और ये वाला फोर्स 2P में 20 बढ़ गया है, यानी 2P + 20 हो गया है, लेकिन रिजल्टेंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो अभी भी फोर्स रिजल्टेंट तो यही होगा।
ये अल्फा बना रहा होगा और ये दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा। तो अभी अगर हम लिखें तो tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा, यानी मेरा बी आज हो जाएगा 2p प्लस 20 साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा, यानी a यानी कि 2p प्लस कॉस थीटा यानी 2p प्लस 20 कॉस थीटा। और इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। बता, इसमें मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो बड़ा सिंपल रिजल्ट है। अब हम क्या करेंगे, यहां इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड को अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा कट के 1 हो जाएगा। 1 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 2p साइन थीटा बाई p प्लस 2p कॉस थीटा बाई 2p प्लस 20 साइन थीटा बाई 2p प्लस 20 कॉस थीटा। हो गया। तुम खुद देखोगे ये साइन थीटा से, तुम खुद देखोगे ये साइन थीटा से ये साइन थीटा उड़ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2p इंटू 2p प्लस 20 कॉस थीटा बाई p प्लस 2p कॉस थीटा, ये यहां इंटू 2p प्लस 20। ठीक है। चलो, अब इतना जब तुम लोग को समझ में आ गया तो मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा 2p 4p, फिर 2p 4p, और उसके बाद फिर इससे तो प्लस 2p 4p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर का कॉस थीटा 4p स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 2p 20 यानी 40p कॉस थीटा बटा नीचे मल्टीप्लाई कर ले तो 2p से 2p स्क्वायर 4p स्क्वायर कॉस थीटा 20p, फिर इससे यानी 40p कॉस थीटा। हो गया। इसमें तो कोई डाउट तो बोलोगे नहीं। अब क्रॉस गुना कर ले तो 2p स्क्वायर, तो बड़ा वाला चौक लेने थे, क्रॉस गुना कर ले तो क्या हो जाएगा देख 2p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 20p प्लस 40p कॉस थीटा इक्वल टू 4p स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 40p कॉस थीटा। ठीक है। अब देख क्या क्या उड़ने वाला है, तो 4p स्क्वायर कॉस थीटा से 4p स्क्वायर कॉस थीटा, 40p कॉस थीटा से 40p कॉस थीटा, 2 बचा क्या, तो इक्वेट करके लिख लेते हैं 2p स्क्वायर प्लस 20p इक्वल टू 4p। देखो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, 4p कुछ छूट रहा है। हाँ, 2p स्क्वायर 4p स्क्वायर कॉस थीटा 20p 40p कॉस थीटा 4p स्क्वायर कॉस थीटा 40p कॉस थीटा, और गुना में कुछ छोटे उड़े हैं क्या, 2p 4p स्क्वायर कॉस थीटा, एक बार इससे फिर एक बार इससे
4p² cos थीटा 40p cos थीटा। ठीक तो लिखा है, यहां तक पहले नोट करो तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। लिख लिया, कहाँ छूट रहा है कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। अरे 2p 4p² में होगा, वही करे कहाँ गड़बड़ रहा है। 2p 4p² होगा ना। ये 4p² होगा, तो 4p², देखते इधर ले आएगा तो 2p² तो क्या बचाएगा 20p = 2p²। ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, स्क्वायर से p उड़ जाएगा, तो 20 = 2p, तो p = 10। अरे सिंपल सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था बच्चे, p = 10 आ जाएगा 100%। इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट था। 2p यानी 20 हो जाएगा, खुद से देख ले, ये मिस्टेक हो गया था। अरे भाई 2p से 2p को गुना करेगा तो 4p फ्रेंड होगा, 2p तो 4p² होगा ना, वो मिस्टेक हो गया था। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा कि p का वैल्यू कितना होगा। चलो ठीक है, लिख लो, आसान था यार, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। चलो आगे बात करते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो तो पहले हम इसको नोट करने के लिए 20 सेकंड का समय दे रहे हैं, नोट कर लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करवाते हैं। लिखो, two vectors both equal in magnitude have their resultant equal in magnitude of the either. Find the angle between two vector. बड़ा सिंपल है ये अभी जो क्वेश्चन दिया अगला वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई करो, बन पाता है कि नहीं तुम लोग से। देखो बच्चों, अभी जो क्वेश्चन लिख रहा हूं क्या कह रहा है पहले समझो। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी दो वेक्टर है तो दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो कोई एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। मतलब कि मान लो कि रिजल्टेंट जो होगा वो मैग्नीट्यूड में बराबर होगा वेक्टर p, या मान लो वेक्टर p, मतलब कोई एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर उसका रिजल्टेंट है, यानी मान लो ये तीनों बराबर है। तो थ्योरी क्या पढ़े थे हम, r = p², मतलब p की मान है तो p² + q² + 2pq cos थीटा। तो ये सब जब बराबर है तो सबको एक नाम दे दो, p r नाम दे दो सारे वेक्टर को, तो क्या हो जाएगा r रूट हटाओगे तो स्क्वायर आ जाएगा, r² = r² + 2r यानी r² cos थीटा। ये r² से r² उड़ जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा 0 = r² कॉमन कर लिए तो 1 + 2 cos थीटा, भाग में ले आएंगे तो 0/r², 0, सॉरी एक मिनट। अब तुम यहां सोचो, जब ऐसा आ गया तो पहले यहां समझना होता है, बहुत ज्यादा बच्चा यहां पर गलत कर लेता है। समझना क्या है कि रिजल्टेंट तो 0 नहीं है, क्वेश्चन में ही बोला है कि रिजल्टेंट कोई एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो जब रिजल्टेंट कोई एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है मतलब रिजल्टेंट 0 नहीं है, और जब ये रिजल्टेंट 0 नहीं होगा तो रिजल्टेंट 0 जब नहीं होगा तो ये
0/r² किसके बराबर हो जाएगा? तो ये तो r कभी भी r यहाँ पर कभी भी 0 के बराबर पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि रिजल्टेंट तो 0 नहीं है। तो जब r 0 के बराबर पॉसिबल नहीं है तो ये टर्म मेरा 0 के बराबर होना होगा। तो ये टर्म जब 0 के बराबर होगा तो क्या लिखेंगे 1 + 2 cos थीटा इक्वल टू 0, यानी 2 cos थीटा इक्वल टू -1। तो cos थीटा इक्वल टू -1/2। तो याद रखिएगा cos 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है और cos 120 का वैल्यू -1/2 होता है। ठीक, तो आज हम वेक्टर का पहला प्रॉब्लम सेशंस लेके आए हैं। वैसे हम वेक्टर का भी 6 कम से कम हम 5, इसके बाद 5 प्रॉब्लम सेशन अभी हम और लेके आएंगे और उसके बाद हम आज रात में आप लोगों को ग्रुप में एससी वर्मा का होमवर्क भी देंगे और साथ में करवाते हैं। ठीक है, थैंक यू, इसको करिए और बेसिक मैथमेटिक्स का हम पढ़ा ही रहे हैं अलग वीडियो में, उसको भी कंप्लीट करिए। चलिए।